इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर ये जो चीजें जोड़ तोड़ हो रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए उर्मिला, ये एक ऐसी हुकूमत है जिसका इलेक्शन से पहले हमें पता था कि कौन सी हुकूमत बनेगी, कौन सी पार्टियों की हुकूमत बनेगी। सिर्फ एक चीज तवक्को के कुछ खिलाफ हुई है, अगरचे ये भी बहुत ज्यादा बरखिलाफ नहीं है कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ आए, लेकिन ये भी बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं, नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे। तो हमें पहले से पता था कि पीडीएम प्लस बनेगी, पीटीआई के अलावा तमाम जमातें इकट्ठी होंगी और वो मिलकर हुकूमत बनाएंगी। इलेक्शन में सिर्फ एक सरप्राइज आया, वो सरप्राइज ये था कि तमाम तर दबाव के बावजूद पीटीआई ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया, वो जिस वजह से भी आया, उसके नतीजे में वो मरकज में और पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकी। इसका मतलब है कि मरकज और पंजाब में हुकूमत उसी तरह बनेगी जिस तरह के बताया गया था। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। अब जहाँ मरकज में हुकूमत बन रही है वहां पे मैंडेट 3 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा पीटीआई के पास है, एक हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास है, एक हिस्सा मुस्लिम लीग नवाज के पास है। तो इनमें से दो ने मिलना था और हुकूमत बनानी थी। और वो दो किसने मिलना था? मेरे ख्याल है इसमें भी कोई, इस शर्त पर भी कोई आपको पैसे लगाने को तैयार नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज नहीं मिलना था। अब वो मिल रहे हैं। अब छोटी छोटी डिटेल की बात है कि किसको क्या मिलेगा। अब जब भी दुनिया भर में पार्लिमानी जमातें इत्तेहाद बनाती हैं, चाहे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बनाए, नॉर्मल मुल्क हो, हमारा तो मुल्क भी नॉर्मल नहीं है, हालात भी कभी नॉर्मल नहीं होते, तो वो इसी तरह से बोल तोल करती है। ये नॉर्मल बात है कि मैक्सिमम चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लें, कम से कम दें। अब उसमें खास तौर पर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी क्योंकि हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज ने बनानी थी, तो उसके नंबर्स ज्यादा थे इन दो पार्टियों में से। तो हुकूमत उसको मिलनी थी, तो पीपल्स पार्टी जो थी वो इस तरह रूठ सकती थी जिस तरह कोई भांजे की शादी पे रूठता है कि नहीं मैंने नहीं आना। तो मुस्लिम लीग नवाज ने उन्हें मनाना था कि भाई तुमने क्यों आना, भतीजे की शादी कह ले कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे, अच्छा फिर तुम मिले क्या करें, अच्छा ये कर लो, फिर वो कर लो, अच्छा मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ, अच्छा ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वो सारी बातें चल रही थी और उसमें जाहिर एक फरमाइश बहुत अहम थी, जरदारी साहब के मन की मुराद। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि जरदारी साहब किसी चक्कर में हैं, कोई धोखे में ना रहे, बिलावल वजीर आजम नहीं बनेगा। बहुत सी उसमें बातें हैं, बिलावल इज टू यंग, एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने दोनों जमातों ने लिखा है कि जो ज्यादा वोट लेगा, जो ज्यादा सीटें लेगी पार्टी, उसको ऑफर की जाएगी। सब बातें थी। तो वो बिलावल क्यों कर रहे थे? बिलावल इसलिए कर रहे थे कि जरदारी हो और जरदारी साहब को सदारत और वो हो गया, और वो सीनियर जो थे सीनियर बाजी ले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि इस इलेक्शन पे रिजर्वेशंस तो हर सतह पे मौजूद हैं, न सिर्फ हारने वाले उम्मीदवारों के अंदर मौजूद हैं, अवामी सतह पर मौजूद हैं। कल एक हाई कोर्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सिंध हाई कोर्ट का है, शायद आपने पढ़ा हो, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले कर लेते। सिंध हाई कोर्ट ने कहा आपको क्या इलेक्शन करवाने की जरूरत थी। और उन्होंने तो तंजिया तौर पे शायद अदलिया ने, मस्जिद अदलिया ने कहा कि बड़ी जबरदस्त इलेक्शन करवाए आपने, दुनिया में हमारी वाह वाह हो रही है, इंटरनेट बंदिश केस की पैरवी करते हुए। तो इसका मतलब है ये रिजर्वेशंस तो हर जगह पे हैं। तो इसके बाद अब ये जो मुतनाज़े सीट्स का मामला है ज़ैकम खान साहब, ये आपको हल होता नजर आता है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो अब भी जो मुख्तलिफ उनके MNAs थे, उम्मीदवार थे, वो अभी भी अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में ये बात कर रहे हैं कि सीट हम वापस ले लेंगे। और ये बातें कुछ 30-35 लोग तो बड़ी तवातुर से करें, हालांकि दरखास्तें बड़ी कम दी गई हैं। धांधली की बात तो 80 सीटों पे हो रही है, लेकिन दरखास्तें बहुत ही कम हैं जो कि दी गई हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि हर कोई ये बात कर रहा है। सबसे पहले तो वो लोग जिनका काम इलेक्शन को ऑब्जर्व करना है, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज के, जैसे फाफिन है। और फाफिन आमतौर पर बड़ी होम्योपैथिक किस्म की ऑब्जर्वेशन करती है। मेरे दोस्त हैं, सुन के नाराज ना हो जाए, तो इस दफा उन्होंने भी होम्योपैथिक बातें नहीं की। उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, इसमें बहुत मसले हैं, आप इन मसलों को हल करें। फिर इंसानी हकूक पर नजर रखने वाली जो पाकिस्तान की क्रेडिबल तंजीम है, जिस तरह HRCP है, उसके बाद बैन अल-अक़वामी तंजीमें, आप देखिए आमतौर पर बस वो ऐसे गोलमोल बातें करके चली जाती हैं, वो नहीं चाहती कि हुकूमत से उसके ताल्लुकात खराब हो। उन्होंने बड़ी डायरेक्ट बात की है। पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की अदलिया, वोटर्स खुद, इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा हालात में जिसमें हमें ऐसे इलेक्शन चाहिए थे जिसमें कोई उंगली ना उठा सके, ताकि हुकूमत पर कोई उंगली ना उठा सके, फिर हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके।
उस पर इतने ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। देखिए, इसमें से कुछ ना कुछ तो पीटीआई को मिल जाएगा। कुछ सीटों पर तो मामलात इतने वाजे हैं कि हो नहीं सकता कि वो सीटें उनको वापस ना मिले, लेकिन उस प्रोसेस में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले पर आला अदालतों में चैलेंज होंगे, तो ये कई महीनों से लेके कई साल तक का प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस के नतीजे में इलेक्शन नहीं उल्टेगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये यूं कह लें कि हुकूमत साजी में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत साजी में एक और जो अहम बात होने जा रही है वो है जो रिजर्व सीट्स हैं। लगता नहीं कि रिजर्व सीट पीटीआई को मिले। जो आइन में लिखा है और जो कानून में लिखा है उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इसका क्या मतलब है कि ये मामला भी आला अदालतों के पास जाएगा। फिलहाल उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, उनको आला अदालतों में जाना पड़ेगा। आला अदालतें आइन और कानून के दरमियान में कोई तशरीह करेंगी। कभी हमारी आला अदालतें कहती है नहीं, जो आइन में लिखा है वो मुकद्दम है, कभी वो कहती है नहीं, जो कानून में लिखा है उसमें आइन की तशरीह कर दी है, जिस तरह पिछली दफा हुआ। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा हमें कोई पता नहीं। तो हुकूमत बन गई, जरदारी साहब माशाल्लाह कुर्सी सदारत पर बैठेंगे, और हमारे जो हैं मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब जो हैं वो बैठेंगे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर। तो हुकूमत तो चलेगी, अब किस तरह चलेगी ये अलग कहानी है जिस पर आपकी हमारी बात होती रहेगी। अच्छा, कहीं पीडीएम की तरह ना चले, अल्लाह रहम करे। जैगम खान साहब, वो जब पीडीएम प्लस की तरह चलेगी। हाँ, ये मैक्स। अच्छा, आप एक सीट तो भूल गए। मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब बनेगी। सदर जो आपने बताया, प्राइम मिनिस्टर बताया, मरियम नवाज साहिबा ने भी कल एक इजलास की सदारत की। उन्होंने कहा जी बहुत सारे उन्होंने अपने रोड मैप रखा कि वो पंजाब के अंदर किस तरह की तब्दीलियां लेकर आएंगी, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन भी उन्होंने दिया। आप इस पोजीशन या इस सीट के हवाले से भी बताएं। देखिए, वो वजीर आला बनने जा रही हैं। सबसे पहले तो खुशी तो इस बात की है कि वो खातून है। सब बातों को जरा एक तरफ रख लेते हैं, वो फिर बाद में कर लेते हैं। पहले अच्छी बात कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि एक खातून है, निस्बतन यंग है, वजीर आजम बनने जा रही हैं। हमें उनके लिए उम्मीद करनी चाहिए कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगी और पंजाब की लुटिया नहीं डबोएंगी। आधा पाकिस्तान है, वजीर आला के तौर पर आधा पाकिस्तान है ना जो पंजाब, तो आधे पाकिस्तान की लुटिया डूबेगी ना अगर पंजाब जाएगा, इस उम्मीद के बाद। अब अगली बात यह देखें कि हम जिस डायनेस्टी के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मौरूसियत की बात करते हैं, जिससे नौजवान तंग है, बिलाखिर उस मौरूसियत की वजह से ही उनको ये सीट मिल रही है ना। उनके अब्बा ने ये जहमत ही गवारा नहीं की कि कोई मीटिंग ही बुला लेते अपनी किसी कमेटी की और उसमें फैसला कर लेते कि ओहदा किसको देना है। उन्होंने बिल्कुल एक पार्टी के मालिक के तौर पर उन्होंने कहा जी लो जी कि शहजाद साहब तुसी वजीर आजम ते मरियम बेटा तुसी वजीर आला। इस तरीके से उन्होंने ओहदे बांटे। ये अफसोसनाक है, लोग इसको आसानी से हजम नहीं करेंगे। ये वो चीजें हैं जिनको तब्दील करने की जरूरत थी। पंजाब में बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, सारी जिंदगी लगाई है, बड़े तकलीफें उठाई हैं, इस पार्टी के साथ रहकर मुल्क की खिदमत की है। इस पार्टी में उनको उनका हक मिलना चाहिए था, लेकिन चले अब बना दिया। अब देखते हैं कि मरियम बीबी क्या करती है। ठीक है। थोड़ा सा केपी की तरफ आते हुए, अबरार हक ने गाना लिखा था, उसमें वो पूछता है पुत बाबिया दा की बनूं, तो उन्होंने कहा था कि ओवर एज आशिकां दा अपना मकाम है, उन्होंने लिए बनाया सी वखरा निजाम है। मैं मौलाना साहब के बारे में सोच रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, क्योंकि खबरें ये हैं कि जाहिर बात है पीटीआई के वजीर आला तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नरशिप के लिए हम सुन रहे हैं कि शायद कुंडी साहब को, फैसल कुंडी साहब को लगा दिया जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों मुखालिफिन हैं डेरे में मौलाना साहब के, और मौलाना साहब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो मौलाना साहब की सियासत किधर जाएगी? और इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, मैं तारुफ करा दूं, बैरिस्टर सैफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं साहब आपकी तरफ आता हूं, जरा मैं इस सवाल का जवाब ले लूं। जी जैगम साहब। अब देखिए, मौलाना साहब को मनाया जाएगा। मौलाना साहब के रूठने का मुझे तो यही मकसद नजर आता है कि मुझे मनाओ, और मौलाना को बिल्कुल उनके घुटनों पे हाथ रख के मनाया जाएगा। अच्छा, आप देखेंगे। और सदर जरदारी इस चीज के एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बता दूं, सदर जरदारी इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि फिर मैं आपको किसी वक्त कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन वो खुद जाएंगे, जाके उनके गोडे पकड़ लेंगे और उनको मना के छोड़ेंगे। और वजीर आजम बनने के बाद शहबाज भी जाएंगे और उनको उनका हिस्सा जो है, जितना उनकी तवक्को थी वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मौलाना की नाराजगी ना पीडीएम अफोर्ड कर सकती है, ना एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकती है। अच्छा, मौलाना कोई चले जरा मैं जरा बेस्ट साहब को भी आपकी इजाजत से शामिल करता हूँ। बेस्ट साहब सुबह खैर, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,